अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। तो दोस्तों एक इन्वर्टर आया फ्रोनस 3.6 किलोवाट और एक 6 किलोवाट का। काफ़ी लोग कमेंट पर कह रहे थे कि आप फ्रोनस के ऊपर वीडियो बनाएं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं फ्रोनस पर भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये इन्वर्टर मैंने पहले से देखा हुआ था। और ये इन्वर्टर रेट के लिहाज से देखा जाए, इसकी अपीयरेंस देखा जाए, इसका डिस्प्ले देखा जाए, इसकी परफॉर्मेंस देखा जाए, इसकी सेटिंग को देखा जाए, तो हर लिहाज से इस इन्वर्टर के अंदर चेंजिंग ही चेंजिंग है। क्योंकि इससे पहले जितने भी इन्वर्टर्स आए ना, इन्वेरिक्स के आए हैं, सोलर मैक्स के आए हैं, सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ये इन्वर्टर भी वैसे ही इन्वर्टर है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन कर दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों इन्वर्टर्स को चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो इन्वर्टर्स को चेक करेंगे, 3.6 किलोवाट और 6 किलोवाट के इन्वर्टर को। दोस्तों आपने इससे पहले जितने इन्वर्टर्स देखे होंगे, सोलर मैक्स को देखें या इन्वेरिक्स को देखें, उन दोनों की केसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट अभी तक जितना भी आया है वो सेम ही आया है। एक पुराना डिस्प्ले जो आपको एक्सपर्ट सीरीज़ में देखने को मिलता था, एक उसके बाद आया एरोक्स सीरीज़ के अंदर जो आपको देखने को मिलता था। लेकिन इस इन्वर्टर को अगर आप देखें तो इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले है और बिल्कुल ही डिस्प्ले चेंज कर दिया है। और एक अच्छी बात ये भी है कि आप एरोक्स सीरीज़ का जो 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है, 5.2 किलोवाट, उसके डिस्प्ले को जिस तरह आप एक्सटेंड करते हैं वायर के थ्रू ले जाके कहीं और इंस्टॉल कर देते हैं, इसी तरह इस इन्वर्टर के भी डिस्प्ले को आप एक्सटेंड करके कहीं और ले जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। 6 किलोवाट वाला इन्वर्टर का ग्रीन और ब्लैक सा कलर है, और 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर को देखें तो उसका येलो कलर का बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है डिज़ाइन बनाया है दोनों इन्वर्टर्स का। पाकिस्तान की होंडा 70 या और होंडा 125 की तरह नहीं है कि एक ही डिज़ाइन को लगा के सालों तक बेचते रहें। और सबसे बड़ी बात टच स्क्रीन डिस्प्ले। बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये बाकी इन्वर्टर्स की तरह, जैसे नाइट्रॉक्स सीरीज़ है, IP65 है, आप उसको आउटडोर लोकेशन पे लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर को आप आउटडोर लोकेशन पर नहीं लगा सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस है वो, जैसे आपने देखा होगा इससे पहले जितने इन्वर्टर्स थे प्रायोरिटी सेट की जाती थी, SBU यूटिलिटी या फिर SUB। इसके अंदर इन्होंने दोस्तों एक फोर्थ ऑप्शन दे दिया है, MKS। ये जस्ट लाइक इस तरह से होता है जैसे आपकी रियल टाइम शेयरिंग होती है ना इन्वर्टर के अंदर, कि सोलर के ऊपर आपका पहले लोड रन होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी सोलर की जनरेशन कम हो रही होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका लोड 2000 वाट चल रहा है और आपके सोलर की जो जनरेशन है वो 1700 वाट हो रही है, तो बाकी के 300 वाट वो के इलेक्ट्रिक से लेकर पूरे कर देगा। तो इसे कहते हैं रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन, और ये MKS के नाम से इस इन्वर्टर के अंदर दिया गया है फोर्थ ऑप्शन। मतलब एक यूटिलिटी का ऑप्शन है, दूसरा SBU है और SUB भी है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है MKS। तो ये इसके अंदर एक बड़ा एडवांटेज दिया है, क्योंकि इसका नुकसान ये होता था कि अगर आपकी सोलर की जनरेशन कम होती थी ना थोड़ी बहुत, तो इन्वर्टर आपके लोड को डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक के साथ बाईपास पर कनेक्ट कर देता था। तो MKS से फ़ायदा ये होता है कि आपका लोड फुल्ली तौर पर के इलेक्ट्रिक के साथ बाईपास पर कनेक्ट नहीं होता, जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पिछले इन्वर्टर्स में आती हैं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर एक और चेंजिंग है, वो ये है कि आप इससे पहले जो इन्वर्टर देखते थे एरोक्स सीरीज़ के या फिर सोलर मैक्स के, यही इन्वर्टर जिनके अंदर हम प्रायोरिटी सेट करते थे, इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होता था कि आप बैटरी की भी सिलेक्शन करते थे। आपकी बैटरी AGM है, फ्लडेड है या फिर यूज़र डिफाइन है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन और इन्होंने ऐड कर दिए, एक ट्यूबुलर बैटरी और एक लिथियम आयन बैटरी। तो अब आपको 3 की जगह 5 ऑप्शन मिल गए, क्योंकि अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी होती थी या ट्यूबुलर होती थी तो आपको उसको यूज़र डिफाइन के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ता था। अब अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी है तो एक प्रॉपर ऑप्शन दे दिया है कि आपने ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर सिलेक्ट करना है, ताकि ये इन्वर्टर प्रॉपर एफिशिएंटली उस बैटरी को रन करे। तो ये दो जो है ना दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त चेंजिंग की है। अब 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर की बात करें फ्रोनस के, तो उसका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो 6000 वाट का है। मतलब 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब कमेंट पर लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमने सोलर पैनल्स ख़रीद लिए हैं ख़ुद से, अब उसकी कुछ पावर ज़्यादा बन रही है, मतलब 6000 अगर वाट के सोलर पैनल्स आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो जो सोलर पैनल्स ख़रीदते हैं उसकी 6200 वाट पावर बनती है। तो इतने पावर से इन्वर्टर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी किसी ने मुझसे लास्ट टाइम सवाल पूछा था कि मैंने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, मुझे याद नहीं कि वो कौन सा इन्वर्टर था, एरोक्स का 5 किलोवाट था या फिर नाइट्रॉक्स का 5 किलोवाट था, वो मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है।
लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये जो मैंने सोलर पैनल्स ख़रीदे ना, उस इन्वर्टर की जो रेंज है वो 11 एम्पियर तक है। हाँ, वो इन्वर्टर था नाइट्रॉक्स सीरीज़ का। तो उस नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर लगे हुए हैं और उसके अंदर मैक्सिमम 11 एम्पियर तक की रेंज है। और उन्होंने 480 वॉट तक के सोलर पैनल्स खरीदे, 10 सोलर पैनल्स 5-5 की सीरीज़ बना के उसको वो कह रहे थे कि मैं कनेक्ट कर दूंगा एक MPPT के साथ। और उन्होंने ये कहा कि ये इन्वर्टर तो 12 एम्पियर का है और ये जो इन्वर्टर है इसकी आपने बताया कि करंट की जो मैक्सिमम रेंज है वो 11 एम्पियर है। तो दोस्तों 480 वॉट के जो सोलर पैनल्स होते हैं उसकी शॉर्ट सर्किट करंट होती है 12 एम्पियर, लेकिन जब आप उससे मैक्सिमम लोड ले रहे होंगे तो वो इन्वर्टर 11 एम्पियर तक ही आपको करंट देगा। तो इस वजह से अगर थोड़ी बहुत पावर सोलर पैनल की ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 2 इन्वर्टर हैं, दोनों विदाउट बैटरी वर्क कर लेते हैं, प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स के अंदर ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है। और 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल भी दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आप उस इन्वर्टर को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस इन्वर्टर की सेटिंग करना जानते हैं। जो किसी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाते हैं, किसी कंपनी से इंस्टॉल करते हैं, तो वो इंस्टॉल करने के बाद भूल जाते हैं क्योंकि उनको उसकी सेटिंग आती नहीं है। तो इस वजह से वो लोग इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। और भी इसके अलावा इस इन्वर्टर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरा, पावर कंपैटिबल है मेन के वोल्टेज से भी और जनरेटर पावर से भी। मतलब अगर आप इस इन्वर्टर को कोई 10 किलोवाट वाले जनरेटर से पावर देते हैं ना, तो वो प्योर AC करंट दे रहा होता है। मतलब आप उसके फेस पे या न्यूट्रल पे कहीं पे भी टेस्टर लगा के चेक करेंगे तो फेज़ आ रहा होगा। तो काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारा जो जनरेटर है उसके ऊपर तो फेस के ऊपर भी करंट आ रहा है और न्यूट्रल के ऊपर भी करंट आ रहा है, तो ये क्या इशू है? तो दोस्तों वो इशू नहीं होता, क्योंकि वो एक प्योर साइन वेव करंट है। साइन वेव करंट के अंदर क्या होता है कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हाफ साइकिल में फ़्लो कर रहा होता है। और वो इतना तेज़ फ्लो कर रहा होता है कि वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स फ्लो करता है। तो इस वजह से आप फेस पे लगाएं या न्यूट्रल पे लगाएं, दोनों तरफ करंट शो हो रहा होता है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि कंपैटिबल है ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के साथ भी। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी दी हुई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा काम करती नहीं है। दूसरा दोस्तों, इन इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप ग्रिड फीडिंग करवाना चाहें, अगर नेपरा अलाउ कर दे तो आप ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। एंटी डस्ट किट की बात की जाए तो एंटी डस्ट किट भी दोनों इन्वर्टर्स के अंदर लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले एंटी डस्ट किट होती नहीं थी, क्योंकि कह दिया जाता था कि इन्वर्टर के PCB के ऊपर कन्फॉर्मल कोडिंग हुई हुई है, अगर डस्ट जाएगी भी तब भी इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर डस्ट की वजह से ख़राब हुए। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर सबसे अच्छी बात है वो ये कि इन्होंने एफिशिएंसी खुद से बताई हुई है। इस इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 90% है और मैक्सिमम 93% है। मिनिमम एफिशिएंसी 90% है। अब जो 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है ना, मतलब 3600 वाट तक का आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि जो इसकी एफिशिएंसी है ना वो मिनिमम 90% है, भले 3.6 किलोवाट का हो या 6 किलोवाट का हो। लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये इन्वर्टर है तो 3600 वाट का, लेकिन आप इसके साथ 3240 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और अगर 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर की बात करें तो उसके साथ आप मिनिमम 5400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोड भी आप उस वक्त चलाएंगे जब आप इस इन्वर्टर को बैटरी मोड पर चलाएंगे, लेकिन सोलर मोड के ऊपर आप और भी कम लोड चलाएंगे। लेकिन सोलर मोड के ऊपर आप 5400 वाट तक का भी लोड चला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है। इसी तरह 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ भी है कि आप उसका 90% एफिशिएंसी के एतबार से आप उस इन्वर्टर के साथ 3240 वाट का लोड बैटरी मोड पर तो चला सकते हैं, लेकिन सोलर मोड के ऊपर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसका भी MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है वो इतना बड़ा नहीं है कि विद बैटरी आपका कंप्लीट लोड चला सके। दूसरा दोस्तों 3.6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब इसके अलावा दोस्तों इसके सोलर चार्जर की बात की जाए तो वो मैक्सिमम 100 एम्पेयर के हैं। दोनों इन्वर्टर के सेम चार्जर हैं। अब 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के लिए अगर हम बात करें कि उसके साथ कितने वाट के सोलर पैनल्स लग सकते हैं, तो 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ। और अगर आप 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ देखें कितने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ आप 4000 वाट के सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 480 वाट के सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो 8 सोलर पैनल्स आप इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं। अब देख लेते हैं अगर हम इसके साथ बैटरीज कनेक्ट करते हैं तब हम इसके इन्वर्टर के साथ कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ अगर 2 बैटरीज भी कनेक्ट करते हैं 200 एम्पियर की, तो आप फिर लोड कितना कनेक्ट कर सकते हैं।
अब 24 वोल्ट की तो बैटरीज होती हैं, अगर आप 24 वोल्ट की बैटरीज को 20 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो 480 वाट बनता है। मतलब जब आपकी बैटरीज डिस्चार्ज होगी, सोलर से चार्ज हो रही होगी, तो उस वक्त आपकी बैटरी 500 वाट सोलर की जनरेशन को यूज़ कर रही होगी। अब जैसे इन्वर्टर की मिनिमम एफिशिएंसी बताई हुई है 90% है। अगर 3.6 किलोवाट वाला इन्वर्टर है और 90% के हिसाब से अगर देखें तो उस इन्वर्टर के साथ 3240 वाट तक का लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब सोलर पैनल जो आपने कनेक्ट किए हैं वो 4000 वाट तक के हैं, लेकिन MPPT चार्ज कंट्रोलर की भी एक एफिशिएंसी होती है, वो भी 90% है मिनिमम इस इन्वर्टर की, जिसकी वजह से आपके जो MPPT की जो जनरेशन होगी वो 3600 वाट तक की होगी अगर आप 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपकी बैटरी सोलर पर चार्ज कर रही होगी तो 500 वाट यूटिलाइज़ कर लेगी, जिसकी वजह से आपकी जो जनरेशन रह जाएगी वो रह जाएगी 3100 वाट। तो इस वजह से आप इस इन्वर्टर के साथ 3000 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ। अब 6000 वाट वाले इन्वर्टर के साथ आप 6000 वाट तक के ही सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी भी 90% है मिनिमम। अब 6000 वाट के अगर आप सोलर पैनल्स कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो MPPT की जनरेशन होगी वो 5400 वाट तक की होगी मैक्सिमम। अब आपने इस इन्वर्टर के साथ 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज तो कनेक्ट करनी ही करनी है। अब जब वो बैटरीज डिस्चार्ज होंगी और अपने 10% चार्जिंग करंट पर चार्ज कर रही होंगी तो 960 वाट बैटरीज के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएंगे। मतलब MPPT की एफिशिएंसी की वजह से आपकी जो सोलर की जनरेशन हो रही थी 5400 वाट, उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है 4440 वाट। मतलब 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर के साथ आप मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं 4440 वाट। इससे ज़्यादा अगर आप लोड डालेंगे तो आपके इन्वर्टर के अंदर एक ऑप्शन है MKS, आप उस इन्वर्टर को उसके ऊपर शिफ्ट कर दें तो उससे ये होगा कि आपकी जो सोलर की जनरेशन कम पड़ रही होगी वो जनरेशन वो K इलेक्ट्रिक से लेकर पूरी कर देगा। वाईफाई मॉड्यूल जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के अंदर दिया हुआ है, 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर नहीं है। अगर आपने परचेज़ करना है तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर की वारंटी की बात करें तो 7 साल की इस इन्वर्टर की वारंटी दी हुई है, 8 महीने की प्रोडक्ट वारंटी दी हुई है, दूसरी सर्विस वारंटी दी हुई है। मतलब आपके इन्वर्टर को फ्री में रिपेयर करके दे देंगे, लेकिन अगर कोई कार्ड या कोई कंपोनेंट डैमेज होगा या फॉल्टी होगा तो सिर्फ आपको उस कंपोनेंट के चार्जेस पे करने होंगे। लेकिन जब इन्वर्टर ख़राब होता है तो वो उसके कंपोनेंट के चार्जेस ही इतने ज़्यादा बता देते हैं कि उनके सर्विस चार्जेस भी उसी में निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये इन्वर्टर तो मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे बाकी इन्वर्टर्स से, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग दे दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।